हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है 6 और 9 जनवरी को, उन्हीं के टॉप 30 जनरल हिंदी के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने इन 30 प्रश्न में से 25 प्रश्न के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों की तैयारी बेहतर है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपकार में जो है गाइस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए आप लोग। उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द उप उपसर्ग एवं सर्ग शब्द के संयोग से बना है। हिंदी में कुल 22 उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कुल 22 होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुढ़ापा। बुढ़ापा में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा जो है बनाया गया है। अब आप लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में जान लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यथा, घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में जान लीजिए कि भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध करवाने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन बनाने पर वह जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे दूरी से दूरियां, चोरी से चोरियां, प्रार्थना से प्रार्थनाएं इत्यादि व्याकरण शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो आशा करते हैं आप लोग भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में जान गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से विराम चिन्ह नहीं है। सही आंसर हो जाएगा अवतरण। अवतरण में विराम चिन्ह नहीं है। सही जवाब हो जाएगा अवतरण। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, विराम चिन्ह होता क्या है इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वक्ता अपने भावों या विचारों को व्यक्त करने समय वाक्य के अंत में कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है, इसे ही विराम कहते हैं। इस प्रकार की रुकावट या विराम सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए आवश्यक है। तो आशा करते हैं कि विराम चिन्ह के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि विराम होता क्या है। ठीक है, एक चिन्ह आप लोगों का होता है विराम चिन्ह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, वाक्य के घटक होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर आप लोग देखेंगे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाक्य के घटक होते हैं, सही जवाब हो जाएगा वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आवा प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं। देखिए, दिखावा, इसमें तो आवा प्रत्यय होगा। बुलावा, इसमें भी आवा प्रत्यय है। लेकिन लावा में प्रत्यय नहीं है, आवा प्रत्यय नहीं है लावा में, क्योंकि लावा जो है आपका ये अलग प्रकार का शब्द हो जाएगा, क्योंकि टूटा हुआ शब्द है ये। अब देखिए, दिखावा, दिखावा आवा निकल रहा है, भुलावा आवा निकल रहा है, चढ़ावा आवा निकल रहा है, लेकिन लावा में जो है प्रत्यय नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब प्रत्यय के बारे में जान लीजिए आप लोग कि प्रत्यय होता क्या है। देखिए, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं।
प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन अय, प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। छठा क्वेश्चन देखेगा। छठा क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सही जवाब हो जाएगा, हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय, ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारत यूरोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सातवां क्वेश्चन देखेगा। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कृपा कैसे लिखा जाता है, तो कृपा ऐसे ही लिखा जाएगा ना, कृपा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन वी। आठवां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन क्या देखेगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सही जवाब हो जाएगा जादूगर। जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है, जादूगर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी। नवा क्वेश्चन देखेगा, का वर्ण किसके योग से बना है? का वर्ण जो है गाइस, ध्यानपूर्वक देखेगा, का वर्ण जो है का प्लस आ के योग से बना है। सही जवाब हो जाएगा डी। सो गाइस, 10वां क्वेश्चन देखेगा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अप्रभस से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, यह आपको ध्यान में रखना है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ है। भारत में संस्कृत 1500 ईसा पूर्व में आई थी। ये सारे फैक्ट एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग राजस्थान सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे छोटे जो फैक्ट होते हैं वो अक्सर क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। तो सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी फैक्ट को एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, कन्फर्म बिल्कुल एकदम। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं कुल गाइस 25 प्रकार के होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। व्यंजन वर्ण से जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख या वायु किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होंठ आदि से स्पर्श होता है तो उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यह का से मा तक होते हैं, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, 12वां क्वेश्चन। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? अब इसमें आपको मिश्र वाक्य चुनना है कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। इसमें जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या होती है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यदि मिश्र वाक्य के सभी उपवाक्य योजक शब्दों से प्रारंभ हो तो वाक्य का अंतिम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य तथा शेष सभी उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग उपवाक्य के बारे में जान गए होंगे अच्छे तरीके से। 13वां क्वेश्चन देखेगा, वह कौन सी युक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना ना ही जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? यह वाक्य है, जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, यह वाक्य है। तो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन वी, मिश्र वाक्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। 13वां क्वेश्चन देखेगा,
वह कौन सा युक्ति है, सॉरी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो ना, इसमें वाक्य होगा। यह क्वेश्चन हो चुका है फिलहाल, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। 14वां क्वेश्चन देखेगा, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। देख सकते हैं आप लोग, परीक्षा की दृष्टि से अगर आप लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, विराम चिन्ह। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह होता क्या है? विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वक्ता अपने भावों व विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है, इसे ही विराम कहते हैं। इस प्रकार की रुकावट या विराम सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। 15वां क्वेश्चन, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा निर। उपसर्ग के बारे में जान लीजिए, उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग की परिभाषा क्या है। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करता अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। उपसर्ग बराबर उपसर्ज, त्याग, जैसे छोटा आ, अनु, अप, वि आदि ये उपसर्ग हो जाएंगे आप लोगों के। तो आशा करते हैं कि आप लोग उपसर्ग के बारे में जान गए होंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है और इसका अर्थ क्या होता है। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिएगा इस धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सही है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, यथार्थ में कौन सी संधि है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यथार्थ में हो जाएगी दीर्घ संधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संधि के बारे में जान लीजिए आप लोग, संधि होती क्या, संधि की परिभाषा क्या है। संधि, समधन संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे समधन तो संतोष, देवधन इंद्र देवेंद्र, भानुधन उदय यानी कि भानुदय। आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सो गाइस, हाँ, दूसरी बात, संधि के नियम केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि कोरियामी जैसे यूराल ऑल्टिक परिवार की भाषाओं में भी है। जिस प्रकार नीला और लाल मिलकर बैंगनी रंग बन जाता है, उसी प्रकार संधि एक प्राकृतिक या सहज क्रिया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है संधि के बारे में। दूसरी बात, संधि के भेद देख लीजिए। देखिए, संधि कुल 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगर पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है तो संधि कुल 3 प्रकार की होती हैं। इसको एक कॉपी पर नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्गम, ऊर्ध्वम, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, तत्सम शब्द होता क्या है, तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द के बारे में आशा करते हैं आज आप लोग जान गए होंगे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, 20वां क्वेश्चन देखेगा क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सही जवाब हो जाएगा गेहूं पिस रहा है। इस वाक्य में हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ऑप्शन सी जो है आपका
करेक्ट हो जाएगा। अकर्मक क्रिया के बारे में जान लीजिए आप लोग। अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक मतलब कर्म उपस्थिति नहीं है। जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। ये आपको सारे फैक्ट आप एक कॉपी पर नोट करते चलिएगा। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए यानी कि सभा। जैसे कि मान लीजिए कि एक समूह है या प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहां पर समूह हो गया मतलब संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ गई यानी कि सभा। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, मतलब कॉमन सेंस की बात है छोटी सी। अब इसके बारे में जान लीजिए समूहवाचक संज्ञा होती क्या है। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे कि देखिए मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, दल, टुकड़ी आदि शब्द हमें किसी ना किसी समूह का बोध कराते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में। 23वां क्वेश्चन देखेगा, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, बुद्धिमान में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। 24वां क्वेश्चन देखेगा, शा कौन सा व्यंजन है? सही जवाब हो जाएगा शा जो है हो जाएगा आपका उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन के बारे में जान लीजिए महत्वपूर्ण फैक्ट। उष्म व्यंजन जैसे कि सा, साथे षटकोण, सा से श्रोता, हा से हल, इन 4 वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म उष्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। तो आप ये लिख लीजिए कॉपी पर जो मैं आपको बता रहा हूं। 25वां क्वेश्चन देखेगा, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है? समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी। 26वां क्वेश्चन देखेगा, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा चिर। 27वां क्वेश्चन देखेगा, जस धूला तन बनी बराता का अर्थ क्या होता है? इसका मुहावरा क्या होगा? जस धूला तन बनी बराता का अर्थ क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी साथी एक ही जैसे। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने खाना खाया और सो गया। डी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखेगा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग की परिभाषा मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सही जवाब हो जाएगा उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। सही जवाब हो जाएगा विस्मयबोधक, इसमें हो जाएगा विस्मयबोधक वाक्य। ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।